पेशकश जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा शुरू करेंगे। यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। इस दौरान यात्रा 14 राज्य और 85 जिलों को कवर करेगी। राहुल गांधी बस से और पैदल 6200 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करेंगे। इसके पहले जब वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे तब उन्होंने कहा था कि ये यात्रा अपने लिए या कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि देश की जनता के लिए की है। हमारा उद्देश्य उस विचारधारा के खिलाफ खड़ा होना है जो इस देश की नींव को नष्ट करना चाहती है। लेकिन 5 राज्यों में जो परिणाम आए उससे कांग्रेस को थोड़ा निराश होना पड़ा है। लेकिन एक बार फिर राहुल गांधी न्याय यात्रा के जरिए आगे बढ़ रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि इस यात्रा से 2024 में जनता कांग्रेस के साथ कितना न्याय करेगी। जनता मांगे जवाब में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। भारत न्याय यात्रा खुलेगा 24 का यात्रा में। नया साल, नई शुरुआत, 24 का लोकसभा चुनाव। जिस भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर राहुल गांधी निकल रहे हैं उसका कितना फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन यह भी तय है कि सब कुछ बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ हाल ही में हुए चुनाव में बीजेपी को मिली जीत है तो दूसरी तरफ कांग्रेस की न्याय यात्रा के साथ इंडिया गठबंधन भी तैयार है। एक बार फिर राहुल गांधी ने कमर कसी है और निकल पड़े हैं मैदान में। भारत न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होते हुए मुंबई में समाप्त होगी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। भारत न्याय यात्रा का मकसद आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय है। इस यात्रा में राहुल युवाओं, महिलाओं और हाशिए पर पड़े लोगों से मुलाकात करेंगे। यात्रा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाएगा। कुछ छोटे हिस्से को रुक रुक कर पैदल भी कवर किया जाएगा। इस बीच 28 दिसंबर को, यात्रा से पहले 28 दिसंबर को कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी नागपुर में महारैली करेगी। इसका नाम है तैयार हम। इस महारैली से 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद होगा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल की भारत न्याय यात्रा 14 जनवरी से 20 मार्च तक चलेगी। मणिपुर से मुंबई तक 14 राज्य के साथ करीब 6200 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया जाएगा। इन सब के बीच कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा पर विपक्ष ने जमकर निशाना साधा है। चर्चा को हम बढ़ाएंगे, चर्चा हम शुरू करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। उसके बाद फिर इस यात्रा पर हम चर्चा करेंगे कि ये यात्रा कांग्रेस के लिए किस तरह से फायदेमंद साबित होगी और इसको लेकर बीजेपी की तरफ से उसने क्या कुछ तैयारी की है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में। दूसरे चरण में भारत न्याय यात्रा है। आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए। देश के संविधान को बचाने का विषय है, लोकतंत्र को बचाने का विषय है और जो वंचित परिवार के लोग हैं उनकी आवाज को ताकत देना और उस आवाज को सरकार और व्यवस्था तक पहुंचाने का विषय है। बीजेपी का नेचर और चरित्र हार जीत का है, मुझे पता है ये बात। वो इसके अलावा उनको पद चाहिए, सत्ता चाहिए और सत्ता से वो जो अहंकार बना सकते हैं वो चाहिए उनको। वो उनके चरित्र का एक हिस्सा हो गया है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी जिसने देश की आज़ादी में अपने सर्वोच्च निछावर किया। अब देश को संविधान बचाने में और देश के लोकतंत्र को बचाने में भी सर्वोच्च निछावर करने के लिए हम तैयार हैं। राजनीतिक रूप से हर चीज़ को नहीं आंका जा सकता। सामाजिक देश भी हमारा ही है। क्या हम जीत गए तो लोकतंत्र में सारे सरोकार हम पूरे कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। और हार गए तो हमारी सारी जिम्मेवारी कुछ नहीं है, सिर्फ जीतने वाले की, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो लोकतंत्र में विपक्ष की जो जिम्मेवारी होती है वो हम निभा रहे हैं। अब इस पर मैं क्या टिप्पणी करूं, उनका विषय है। लेकिन एक यात्रा मध्य प्रदेश से निकली थी तो उसके परिणाम सबने देखे। अभी चुनाव में क्या हुआ।
अब उनकी उम्र यात्रा करने की ही है। ना तो उनकी पहली यात्रा करने से कहीं पे कोई पत्ता हिला, ना उनकी इस यात्रा करने से कुछ निकलना है। हाँ, मनोरंजन के लिए ठीक है, वो काफी कुछ करते रहते हैं। देखो, भारत छोड़ो यात्रा कांग्रेस ने निकाली थी। श्रीमान राहुल गांधी उस यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। जहां जहां पैर पड़े संतन के, संतन का अर्थ मतलब दूसरी बात कह रहा हूं मैं, जहां जहां पैर पड़े राहुल के वहीं वहीं मंटा ढार। जहां जहां गए थे वहां वहां जमानतें जब्त हो गई हैं। जोड़ना तो छोड़ दो, कांग्रेस छोड़ दी लोगों ने, और ये न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं। कांग्रेस और गांधी परिवार, इस देश के अंदर न्याय यात्रा की बात करना इस देश से बेईमानी है। अरे इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस और ये गांधी परिवार, और ये न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं। किसके साथ आप बेईमानी कर रहे हैं? देश से देश पूछ रहा है। जो आपने अन्याय किया है देश के साथ, जो आपने अन्याय किया है गरीबों के साथ, जो आपने अन्याय किया है जिनके देश में भारत विराजमान है उनके साथ, उनको न्याय दिलाने का काम तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। तो पहले मोदी जी न्याय दिलाने के काम की जनता जो आशीर्वाद और दुनिया आशीर्वाद दे रही है, तो कांग्रेस ये न्याय यात्रा की बेईमानी करके देश आपसे उल्टा पूछ रहा है कि आपने जो अन्याय किया उसका न्याय कब मिलेगा उन लोगों को। इसलिए शुद्ध बेईमानी के अलावा और कुछ। चलिए, इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करते हुए, चर्चा के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, कांग्रेस प्रवक्ता कार्तिक सिंह जी और राजनीतिक विश्लेषक तनुज दीक्षित जी। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले कार्तिक सिंह जी, आप लोग ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जो मकसद था, जो उद्देश्य था कि विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में इसका फायदा हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में फायदा नहीं हुआ, बल्कि राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जहां आप लोग की सरकार थी वहां दोबारा आप लोग वापसी नहीं कर पाए, और मध्य प्रदेश में आप सरकार बनाने का जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाया। हालांकि तेलंगाना में आप सरकार बना पाए, लेकिन अब भारत न्याय यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं, और अब ये मणिपुर से शुरू होगी और मुंबई पे खत्म होगी। इसको लेकर आप न्याय की बात करें। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप दर्शकों को, जनता को थोड़ा बता दें किस तरह की इसमें न्याय की आप लोग बात करेंगे, क्योंकि यहां पर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात हो रही है। मैं चाहूंगा थोड़ा दर्शकों को, आप जनता को आप विस्तार से इसमें बताएं किस तरह के न्याय को लेकर आप यात्रा निकाल रहे हैं। भागीरथ जी, मेरी आवाज जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत, और जैसे कि आपने अपने वक्तव्य में बोला कि आपकी जो उद्देश्य था वो था कि आप 5 राज्यों में चुनाव जीत सकें, तो भारत जोड़ो यात्रा का भी उद्देश्य था ही नहीं। जिस 7 सितंबर 2022 जब ये यात्रा शुरू होती है उस समय एक लाइन में जोड़ना चाहूंगा, राजनीतिक पार्टी जो भी करती है ना, उसके पीछे बस वोट हथियाने का और चुनाव में जीतने का होता है। आप कितना भी मना कर ले, जनता सब समझती है। कंटिन्यू कीजिए आप। जनता समझती, तभी लाखों की जनता आकर के पैदल चलने के लिए तैयार। उसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आके जुड़े नहीं थे। तो जो बच्चे थे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बच्चे नहीं थे ना, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए बच्चे थे। जो सेना प्रमुख रहे थे वो भी नहीं थे। जो बड़े बड़े वर्ग के लोग आ रहे थे उसमें जुड़ रहे थे वो भी नहीं थे। वो गरीब जो इसकी कपड़े मटमैले और गंदे हो रखे थे काम करके फैक्ट्रियों में, वो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे। तो उसको इस तरीके से जोड़ना बहुत ही गलत होता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आजादी से पहले भी तमाम यात्राएं निकाली थी। उसका उद्देश्य ये नहीं था कि हम आगामी चुनावों में जब अंग्रेज यहां से छोड़ जाएंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। तो इसलिए राहुल गांधी जी ने बड़ा स्पष्ट किया था। और अगर चुनाव जीतना ही हमारा उद्देश्य होता तो हम गुजरात में जाकर के हिमाचल में इन यात्राओं को निकालते। हम तो गुजरात गए भी नहीं थे इस यात्रा को लेकर के। हम तो कन्याकुमारी से कश्मीर के रास्ते में जो राज्य पड़े, जो केंद्र शासित प्रदेश पड़े, हम उनमें गए थे। दिल्ली में कोई चुनाव नहीं था, आंध्र प्रदेश में कोई चुनाव नहीं था, तमिलनाडु में कोई चुनाव नहीं था, केरल में कोई चुनाव नहीं था। तो उसको चुनाव से जोड़ना है, ये जरूर होता है कि ठीक है। लेकिन आपके कई नेता ये कह चुके हैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद अच्छा खासा हमको रिस्पांस मिल रहा है और इसका असर चुनाव में मिलेगा, ये आपके कई नेता कह चुके हैं। ठीक है, कंटिन्यू। लेकिन अब भारत न्याय यात्रा की बात करते हैं। किस तरह के न्याय की आप लोग इसमें बात करेंगे? किसी भी कार्यकर्ता को अपना देखने का नजरिया होता है। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से बता रहा हूँ कि क्या उद्देश्य था और लोगों तक वो उद्देश्य प्राप्ति हुई है, उसका नतीजा। ठीक है, भारत न्याय यात्रा की बात करते हैं। सितंबर को 28 सितंबर को मोहन भागवत जी को सामने से आकर के ये बोलना पड़ा था कि मुसलमान भी हमारे हैं,
जो आरएसएस लगातार धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव करती थी, उसके प्रमुख को आकर के बोलना पड़ा था, नहीं मुसलमान उतने ही है, हिंदुस्तान उतना ही मुसलमानों का जितना हिंदुओं का है, ये मोहन भागवत जी को बोलना पड़ा था, मोदी जी को मस्जिदों में पहुंचना पड़ा था। तो हमने धार्मिक सद्भाव की बात हमेशा करी थी, भेदभाव को खत्म करने के बाद तो इस यात्रा में देखा था। अब हम न्याय पे आ जाते हैं। भारत का प्रस्ताव बड़े स्पष्ट शब्दों में जब आप प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो न्याय की बात करता है, वही आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय की बात करता है। अब सवाल आता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है कि अभी हाल के उदाहरण में देखें तो साल भर पहले से जो पहलवान थे, जो अपनी मांग कर रहे थे, जिनको देश की बेटियां बोला गया था, जो देश के लिए मेडल जीत करके लाई थी, उनको न्याय नहीं मिलता है। उनको सड़कों पे रौंदा जाता है, घसीटा जाता है झंडे के साथ, तो उनको न्याय की जरूरत है। 1.5 साल तक जो किसान, 700 किसान शहादत हो जाती है, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं निकलता है, 1 मिनट का मौन नहीं रख पाते हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद, तमाम कार्यकर्ता, उसके लिए न्याय की जरूरत पड़ती है। कोरोना में लाखों लाख लोग मृत्यु हो जाती है, जान चली जाती है, उसमें बात नहीं करी जाती न्याय की, इसलिए भारतीय यात्रा निकालने की जरूरत पड़ रही है, न्याय की बात करने की जरूरत पड़ रही है। हमारी जो एमएसपी किसानों की बात करी गई थी, उसमें न्याय नहीं मिलता है, उसके लिए न्याय की बात करी। अग्निवीर में जो 2 साल तक 2019 से 21 तक एक भी भर्ती नहीं हुई और बाद में अग्निवीर लागत छलावा चला गया, जिसके लिए एमएम नरवणे जो समय तत्कालीन सेना प्रमुख थे, उनकी किताब में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये धोखा हुआ, हमें भी नहीं पता था कि सरकार ऐसा कहने जा रही है। तो उन अग्निवीरों के जो जवान हैं और जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, भारतीय सेना का सपना देखते हैं, उनके साथ न्याय हो सके, इस न्याय यात्रा की जरूरत पड़ रही है। इस देश में कभी भी बलात्कार को सही नहीं ठहराया गया था और बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़कर उनको माला पहनाई जाए, उसके खिलाफ न्याय की बात करी जाए। देश में अगर आप आईएलओ की बात कर ले, अगर यूएनडीपी की बात कर ले, तो किस तरीके से यहाँ पे सामाजिक और आर्थिक असमानता का स्तर है कि 1% देश की जनता के पास 50% से भी अधिक आय है देश की, उसके न्याय की बात हो रही है। अगर आप भुखमरी सूचकांक की बात करते हैं तो देश 111वें नंबर पे, 125 देशों में से हमसे पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश अच्छे हैं। तो उन बच्चों को पर्याप्त अवस्था में माफ कीजिएगा, मुझे लगता है बांग्लादेश और पाकिस्तान से कंपेयर मत करें हिंदुस्तान से। भारत बहुत आगे है इनसे। इनके देश में क्या हाल है मुझे पता है, ठीक है, राजनीति अपनी जगह में, लेकिन अगर आप भारत को अगर आप कंपेयर करेंगे पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, तो मुझे बीच में टोकना पड़ेगा आपको, क्योंकि पाकिस्तान हमसे बहुत पीछे और बांग्लादेश हमसे बहुत पीछे। प्लीज इनसे कंपेयर मत कीजिए कम से कम आप। आप एक बड़े चैनल के एडिटर हैं, आप इस मंच पे इतने बड़े नहीं, लेकिन अगर आप भारत को यह बताएंगे कि पाकिस्तान बांग्लादेश से पीछे है तो मैं आपको टोकूंगा, क्योंकि हम सब जानते हैं पाकिस्तान की क्या हालत है, बांग्लादेश की हालत क्या है। ठीक है, राजनीति कीजिए, लेकिन देश को इस तरह से आप कंपैरिजन मत कीजिए। कमाल है, आप भाषा बोल रहे हैं, आप ईरानी की भाषा बोल रहे हैं। भुखमरी सूचकांक में भारत 111वें नंबर पे 125 में से किससे छुपा हुआ है? ये स्मृति ईरानी बोले, ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बोले, जिनको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं, तो समझ आता है। स्वदेश चैनल के बड़े चैनल के बैठे हुए हैं, क्योंकि हकीकत मुझे भी पता है, पाकिस्तान में क्या हालत है मुझे भी पता है, बांग्लादेश में क्या हालत है मुझे भी पता है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। इसलिए मुझे राजनीति में नहीं पढ़ना, लेकिन अगर मेरे देश की बात होगी तो मैं जरूर बोलूंगा उसमें, मैं जरूर बोलूंगा। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए आप। चाइल्ड इंडस्ट्री कितनी बढ़ रही है, आपको चिंता होनी चाहिए। कल तक हिंदुस्तान में कितने वो आगे था, उस पर चिंता करनी चाहिए। फुटवेयर इंडस्ट्री कितनी आगे बढ़ रही है, उस पर चिंता करनी चाहिए। आप सब बोलिए, मैं मान रहा हूं, लेकिन आप ये मत बोलिए कि पाकिस्तान हमसे आगे या बांग्लादेश हमसे आगे। कम से कम ये मत बोलिए, आप बाकी सब बोलिए, मैं मान सकता हूं मैं आपसे। सत्य से मुंह फेरे तो बात अलग हो जाती है। आप तो टीवी के एंकर, आप किस बात पे? ठीक है, आपने जो अपना सत्य बताया ना, तो जो मुझे पता सत्य, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। आप स्वदेश चैनल के स्टूडियो के एंकर हैं ना, आप मुझे बताइए कि भाई हंगर इंडेक्स में, भुखमरी सूचकांक में भारत किस नंबर पे, पाकिस्तान किस नंबर पे? और फिर बोलिए कि भाई कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने आगे सामने से झूठ बोला हुआ है। मैं तो कह रहा हूं असली हकीकत क्या है सबको पता है। पाकिस्तान के लोगों को वहां वापस खाने को नहीं मिल रहा है, ये सबको पता है। और आप, इसलिए मैं वही कह रहा हूं कि आप इस तरह से कंपैरिजन मत कीजिए, बाकी सब मैं मान सकता हूं। ठीक है, मैं आप शेखर जी के पास जा रहा हूं। ठीक है, शुभेंदु जी, देखिए जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा निकली, इसमें कोई शक नहीं है, अच्छा खासा लोगों को बड़ा अच्छा इसमें रिस्पॉन्स मिला है और इसका कहीं ना कहीं फायदा भी हुआ है। भले विधानसभा के कुछ राज्यों में, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में सरकार नहीं बना सकी, लेकिन वोट प्रतिशत अच्छा खासा रहा है कांग्रेस का। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर एक थोड़ा सा डर तो जरूर होगा, क्योंकि एक तरफ इंडिया अलायंस बना हुआ है, दूसरी तरफ भारत न्याय यात्रा निकाली जा रही है। और हमने देखा है, इतिहास में भी देखा है, जब भी यात्रा निकलती है उसका कुछ ना कुछ असर जरूर होता है। भले आपके नेता कहते हैं कि ये मनोरंजन यात्रा है, जहां जहां राहुल गांधी का पैर पड़ता हुआ बंटाधार हो जाएगा, लेकिन यात्रा का असर होता है, ये हमने देखा और इसका हुआ है। भले कांग्रेस विधानसभा के कुछ राज्यों में नहीं जीत सकी है, लेकिन वोटिंग परसेंट अच्छा खासा रहा है। देखिए, राहुल गांधी एक विपक्ष की पार्टी के नेता हैं और उनका काम है ये कि इस तरीके की यात्राएं निकालते रहें
विपक्ष को काम करना है सदन में, वो सड़कों पे करते हैं, और जो सड़कों पे काम करना चाहिए वो सदन में करते हैं। यात्रा निकालना बहुत जरूरी है, जरूर निकालें। इस देश की डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए विपक्ष मजबूत होना चाहिए। पर भारत के इतिहास में इतना कमजोर कभी विपक्ष नहीं रहा जितना राहुल गांधी जी के समय पर है। अब आप देखेंगे कल से शाम से उनकी यात्राओं में, उनके बोले हुए भाषणों में, जैसे उनकी यात्रा चालू होगी, भाषणों में वो क्या बोलते हैं, क्या कहना चाहते हैं और क्या कह देते हैं, इसके ऊपर भी शाम से और सभी सोशल मीडिया पे आपको पता चलेगा कि क्या विचारधारा से लेके, किस विजन से लेके राहुल गांधी जी आगे चलते हैं, क्या बोलते हैं और क्या समझते हैं। कई बार हमको ऐसा महसूस होता है कि यदि ये सब चीजें उनसे ना करवाई जाती हैं तो कम से कम आम जनता के बीच में राहुल गांधी जी का नाम और उनकी इमेज बनी रहती। परंतु जब वो ऐसा बोलते हैं, विषयांतर हो जाते हैं, कुछ का कुछ बोल जाते हैं, तो जनता फिर समझती है कि यार जिसको लेकर विपक्ष आगे ताजपोशी की सोचता है, वो यदि व्यक्ति इस तरीके की विचारधारा, इस तरीके की बातें रखता है तो वो कैसे देश को चला पाएगा। मेरा पहला जवाब। दूसरा, कार्तिक जी बहुत गुस्सा भी हो गए। कार्तिक जी, कोई भी लोग, कोई भी एंकर, ये तो डिबेट है, रोज हम बैठते हैं, लगातार बैठते हैं, हमसे भी कड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे भी कड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर हमारे लोगों को ये कहना कि भाजपा के आप प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। फिर भी आपके प्रश्नों का मैं 2-3 जवाब देता हूं, आप जरूर हमारे प्रश्नों के जवाब दीजिएगा। इंडेक्स में क्या आया मालूम नहीं मेरे को फिगर, पर जिस तरीके से पिछले कई वर्षों से भारत में कोई भी भूखा नहीं है, हर व्यक्ति के घर पर भोजन दिया गया है, लाभार्थियों की संख्या बढ़ा के इतनी ज्यादा करी गई है, मेरे को लगता है पिछले आजादी के बाद के सालों में पहली बार गरीब लोगों के ऊपर घर तक अनाज पहुंचाने का काम किया गया है, मेरा ऐसा मानना है। फिर भी आपको इंडेक्सों में पड़ा हुआ है तो आप पाकिस्तान से भी भारत को गिरा हुआ मानते हैं और मानते रहिए, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। कुछ चीजें आपके सामने डाटा में डालना चाहता हूं। सबसे पहले जीडीपी पे 2014 से पहले 1.8 ट्रिलियन थी, अभी 3.7 ट्रिलियन हो गई, ये डबल से ज्यादा हो गई है। आपको लगता होगा कि भाई जीडीपी से क्या होगा, कोई बात नहीं। पर कैपिटल जो जीडीपी है वो 78,000 थी 2014 से पहले, और अभी 115,000 ये है आज की तारीख में। पोजीशन भारत की 10वीं थी, अभी 5वीं है और तीसरी की ओर बढ़ रहे हैं। एक्सपोर्ट 200 बिलियन था जो 750 बिलियन से ज्यादा है, ये 6 महीने पहले की इंफॉर्मेशन है एक्सपोर्ट की। अब आप सोचें, जो मेट्रो सिटी पहले 70-80 सालों में, जब आपकी सरकारें 70 सालों में रही, तो केवल पूरे देश में 5 मेट्रो सिटीज होती थी। ठीक है शुभेंदु जी, लेकिन देखिए अगर मैं 2003 में जब आप लोग चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उस वक्त आप लोग बड़ी फील गुड की बात करते थे आप लोग। देखिए, क्योंकि जब चुनाव लड़ते हैं तो बहुत सारी चीजें ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप बहुत सारे आंकड़े गिनाएंगे, क्योंकि जनता रहती बहुत सारे आंकड़ों की तरफ जाती नहीं है, वो उन चीजों को समझती है। भैया उनके पास रोजगार नहीं होगा, उनके पास अगर महंगाई दिखाई देगी तो उसके अगेंस्ट में वोट करती है। इस तरह के आंकड़े रहते हैं, कुछ लोग समझते हैं लेकिन हर कोई नहीं समझता। लेकिन यहां पर राजनीति में चुनाव जीतने के लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। जो यात्रा निकाली जा रही कांग्रेस की तरफ से, इसका कहीं ना कहीं असर हो सकता है, और इसको लेकर आप लोग कुछ चिंतित हैं, जरा सा भी कुछ चिंतित है? इसको लेकर क्या रणनीति आप लोगों ने बनाई? बस यही कहते रहेंगे कि मनोरंजन यात्रा है, राहुल गांधी जहां जाएंगे उनका पैर पड़ेगा, बंटाधार हो जाएगा, बस इसी के तहत आप लोग चलते रहेंगे? कोई रणनीति नहीं बनेगी आप लोग? कोई यात्रा आप लोग भी निकालेंगे? कैसे काउंटर करेंगे आप इसको? आप देखिए, सबसे पहले मैं 2 पॉइंट बोलने के बाद आपको बताना चाहता हूं। जिस तरीके से इनकी 2014 से पहले 40% गांव में पावर थी और अभी की डेट में लगभग 98% गांव में पावर पहुंच गई है। मैं छोटी छोटी बात कर रहा हूं। जिन गांवों में कभी जिंदगी में पानी नहीं पहुंचा, उनके यहाँ पानी पहुंचाया गया है। हमने उस सभी तरीके के लोगों को, जहां पर उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उस पर काम किया है। और यही ठीक है आपका पॉइंट ये कि विपक्षी पार्टी कितने भी यात्रा निकाले, कितना भी गठबंधन बना ले, लेकिन बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार जो उनके विकास के काम है उसको जनता के सामने रखेगी और उसके साथ वो काउंटर करेगी। ठीक है,
तनु दीक्षित जी, एक तरफ विकास की बात करी बीजेपी, दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी गठबंधन की बात कर रही है, अलायंस की बात कर रही है, जाति के जनगणना की बात कर रही है। आप क्या देख रहे हैं जिस तरह से अभी भारत जोड़ो यात्रा निकली, उसके बाद हमने देखा जो बहुत सारी जो चीजें थी उसमें क्या कुछ रहा, यह भी आपने इसको देखा होगा, समीक्षा की होगी। अब भारत न्याय यात्रा निकल रही, इसका क्या कुछ कितना असर होने वाला है? देखिए साहू जी, मैं सबसे पहले बताऊं, कांग्रेस इस समय यात्रा पे यात्रा क्यों निकाल रही है, क्या उनका मकसद है, ये कहना बहुत मुश्किल है। पर इन यात्राओं का लाभ क्या होगा वो भी कहना बहुत मुश्किल है। जैसे डॉक्टर मुरलीधर राव आमटे, जिन्हें लोग बाबा आमटे के नाम से भी जानते हैं, समाज सेवी रहे, महाराष्ट्र के बड़े, उन्होंने सन 1984 में जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, उसके बाद एक भारत जोड़ो आंदोलन शुरू किया था। आज राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनसे प्रेरित है, क्योंकि वो जो हुई थी यात्रा, वो अरुणाचल से गुजरात द्वितीय चरण में और प्रथम चरण में कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो चुकी है। तो इस तरह की वो यात्राएं जो गांधीवादी बाबा आमटे ने निकाली थी, वैसी यात्रा अब राहुल गांधी भी अपने साथ में निकाल रहे हैं। लेकिन उस समय जो माहौल था सन 1984 का, ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात का, वो पूरा देश जानता है और उनके जो परिणाम थे वो भी पूरा देश जानता है। उस समय वाकई में शांति की जरूरत थी, भारत में कुछ संदेश की जरूरत थी। लेकिन इस समय मुझे नहीं लगता कि देश में कुछ ऐसे हालात हैं या ऐसी कोई स्थितियां हैं जिससे इस तरीके की कोई यात्रा बहुत ज्यादा लाभप्रद रहेगी कांग्रेस के लिए, ऐसा मुझे नहीं लगता है। रही बात अभी जो कांग्रेस के अपने प्रवक्ता कार्तिक सिंह जी जो अभी कर रहे थे कि जो भारत का ग्लोबल इंडेक्स, हंगर ग्लोबल इंडेक्स की बात हो रही थी, उसमें इंडिया की रैंक की बात हो रही थी, तो मैं कार्तिक जी से पूछता हूँ, सन 2011 में भी जो इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स था, उसमें भारत की क्या पोजीशन थी? तो आप देखिए कि भारत की पॉपुलेशन 2011 से आज 2023 में भी कितनी बड़ी है। उसके बावजूद भी हम अगर आज जो सरकार अपने कार्य कर रही है, जिस तरीके से मोदी सरकार अपने नियमित रूप से जो कार्य कर रही है, कांग्रेस ने क्यों अपनी सरकार रहते हुए ये सब कार्य नहीं करे? क्यों मोदी सरकार को इतने मौके मिले ये सब सुधार करने के, कार्य करने के, राष्ट्र क्षेत्र में कार्य करने के? क्यों जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब ये सब कार्य क्यों नहीं हो पाए? क्यों तब ये सब बातें नहीं हो पाई, तब ये सब कार्य नहीं हो पाए? और जब सरकार रहते हुए ये नहीं हो पाए, तो आज विपक्ष में होने के बाद में आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स देख रहे हैं, तो ये इंडेक्स आपको सन 2011 में जब कांग्रेस की राष्ट्र में सरकार थी तब भी आपको देखना चाहिए था। जी भागीरथ जी। ठीक है कार्तिक सिंह जी, देखिए जिस तरह से पहले जो यात्रा थी वो भारत जोड़ो यात्रा थी, और ऐसा लग रहा था कि जब दोबारा अगर यात्रा निकलेगी तो फिर से शायद भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 निकलेगी। इसमें भारत न्याय यात्रा और इंडिया अलायंस से, क्योंकि इंडिया अलायंस को लेकर हमको लग रहा था पूरा फोकस अब इंडिया अलायंस के जरिए यहाँ पर आप लोग लोकसभा चुनाव में उतरेंगे, लेकिन क्या कांग्रेस अपने आप को एक मजबूत स्थिति में यहाँ पर दिखाना चाहती है इस यात्रा के जरिए, ताकि जब आप लोग मैदान में कूदे इंडिया अलायंस के साथ, तो आप लोग एक बड़ी पार्टी के साथ ये अपना कम से कम एक ये रख सकें कि अगर यहाँ पर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो कांग्रेस के जरिए होगी, क्योंकि कांग्रेस का जो न्याय यात्रा का असर है वो देखने को मिलेगा, और आप लोग कम से कम एक अच्छे खासे एक हैंड में होंगे जहां पर आप अपना प्रधानमंत्री बना सकते हैं। हालांकि अभी प्रधानमंत्री को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद उसमें अगर कुछ ऐसा लग रहा है कुछ कमी पेशी है, तो क्या इस यात्रा में पूरी की जाएगी? जी मैं आपकी सवाल का जवाब पहले भारतीय जनता पार्टी विशेषज्ञ में कुछ, तो मैं जरा उस पर बोलना चाहूंगा। शुभेंदु अवस्थी बड़े भाई हैं हमारे, मेरे साथ करीबन सैकड़ों डिबेट में रहे हैं। मैंने कभी किसी एंकर को व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी नहीं करी, और ना मैंने अभी भागीरथ जी के लिए बोला कि आप बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में काम करें। हाँ, मैंने ये जरूर बोला कि इसी तरीके का सवाल स्मृति ईरानी से एक डिबेट में और एक शायद सम्मेलन में पूछा गया था, उनका ठीक उसी तरीके से उत्तर था कि मुझे फोन आता है, मैं फोन उठा के पूछती हूँ अगर मुझे भूख लगी हो तो नहीं मुझे, हाँ मैं अभी भूखी हूँ। ऐसा कभी किसी सर्वे में नहीं पूछा जाता है। बहुत ही छोटी बात उन्होंने करी थी। सर्वे के अपने पैरामीटर होते हैं, और मैं अगर हंगर इंडेक्स पे आऊंगा उसमें 4 पैरामीटर में बहुत चीजें होती हैं, उसमें ये उस पर हम चाहते भी नहीं है, वो एक अलग मुद्दा हो जाएगा। आज उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, आज हम भारत न्याय यात्रा पर हम चर्चा कर रहे हैं। बात करी 75 सालों में इस देश ने इतना कमजोर प्रधानमंत्री और कमजोर सरकार नहीं देखी है कि 141 सांसदों को बाहर निकालना पड़े, किसी भी मुद्दे पे वो चर्चा करने को तैयार ना हो, सिर्फ अध्यादेश पे देश लाती हो, और देश का प्रधानमंत्री जो 140 करोड़ लोगों का नुमाइंदा होता है उसको संसद में खड़े होकर ये बोलना पड़े कि मैं अकेला हूं। पहली बात। फिर उन्होंने कई आंकड़े गिनाए, मैं उस पर आ जाता हूं। इस देश में पहली बार, राजनीतिक विश्लेषक भी सुन लिए, पूछ रहे थे क्यों हो रहा है, उसका भी उत्तर उनको मिल जाएगा। इस देश में पहली बार इस देश के ऊपर 205 लाख करोड़ रुपए का ऋण है। इस देश में पहली बार 45 साल की सर्वोच्च बेरोजगारी, ये मैंने या कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा, ये एनएसओ ने कहा,
वो एनएसओ जिसको जो सरकारी रूप से आधिकारिक रूप से बेरोजगारी के आंकड़े देता था, वो 2017 के बाद से आंकड़े देना बंद कर देता है। ये इसी सरकार के अंतर्गत हुआ था। मणिपुर में कितनी बेटियां जला दी जाती हैं, रास्ते में निर्वस्त्र होकर घूमती हैं, उसके एक शब्द देश के प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं, लगातार बोला जाता है। जब बोलने की नौबत भी आती है 3 घंटे तक हंसी मजाक के माहौल में आकर के फिर उस पर बोलते हैं। कितनी गंभीरता उसमें दिखती है। इस देश में ऐसा भी नहीं हुआ था कि आईएसआई को पठानकोट में लाके जांच कराने को बोल दिया जाए। इस देश में ऐसा भी नहीं हुआ था कि पुलवामा होने के 5 साल बाद न्याय यही होता है कि किनकी गलतियां थी, वो जवान हमारे 50 शहीद हो गए, उनको आज तक न्याय नहीं मिला। ये भी इसी देश में पहली बार हो रखा है। और की बात करें, इतने कमजोर प्रधानमंत्री जो विपक्ष के सामने लगातार कमजोर हो जाते हैं, संसद में बोलने को तैयार नहीं होते हैं, संसद में रिकॉर्ड उठा के देखिए कितनी अटेंडेंस होती है उसमें, तो उसको जवाब देने को तैयार नहीं होते। और मैं आपके भागीरथ जी आपकी बात पे आ जाता हूँ कि जब मैंने शायद शुरुआत में कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा का भी ये उद्देश्य नहीं रहा था कि वो जा करके उन जगह पे यात्रा करे जहां से उसको वोट पाना है। अगर ये उद्देश्य होता तो यात्रा उन राज्यों में घुमाई जाती, उन विधानसभाओं में घुमाई जाती। इसका जो उद्देश्य था उसकी पूर्ति किस तरीके से हुई वो मैंने बता दी। इसी भारत जोड़ो यात्रा का क्रम बढ़ता गया और जब राहुल गांधी जी ने दिल्ली से चंडीगढ़ तक रात में ट्रक पे यात्रा करी थी, उसका नतीजा ये हुआ था कि भारत की सरकार को हर एसी एसी नहीं, जो भी ट्रकें थी उनके ड्राइवरों के लिए एसी को मैंडेटरी करना पड़ता है। जितनी भी ट्रकें बनती उनमें एसी लगाना पड़ रहा है। ये ड्राइवरों के लिए सोचना होता है और इसको न्याय की बात करी जाती है। जब राहुल गांधी जी कुलियों के पास आनंद विहार में जाकर के बैठते हैं तो उनके वार्षिक वेतन की वो बात करते हैं, आपको कितना मिलता है, आपको मासिक कितना मिलता है, 140 रुपए की बढ़ोतरी करनी पड़ती है। ये राहुल गांधी जी की ताकत है, ये इस यात्रा की ताकत है। वो सरकार को झुकना पड़ता है, उनको न्याय देना पड़ता है, इसकी बात करी जाती है। और ये लोग जो यहाँ पे बता रहे थे कि पहली बार, बिल्कुल पहली बार हुआ है देश में। एक तरफ आप कहते हो कि हमने गरीबी से इतने लोगों को बाहर ला दिया और 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो का राशन दे रहे हो। आप उस पर तेल की बात नहीं करते, उनके सब्जी मसाले की चीज की बात नहीं करते, और सिर्फ चुनाव को देखते हुए आप 5 किलो राशन की बात कर रहे हो। उन घरों के बच्चों के आप रोजगार की बात कर लेते, बहुत अच्छा लगता। उन्हीं गरीब घरों से, उन्हीं किसान परिवारों के बच्चे अग्निवीर में जाते हैं, आप उसकी बात कर लेते। मैंने शुरुआत में बोला था MM नरवणे के, मेरे राजनीतिक विश्लेषक भी जरूर इस बात को सुने, इसलिए मैं कहना जरूरत पड़ी। एक सेना प्रमुख ये कहता है कि जो अग्निवीर लिए जा रहे थे, हमने कहा कि आप 100% में से 75% लोगों को सेना में जोड़ के रखिए, उसके बावजूद सिर्फ 25% लोगों को सेना में रखा जा रहा है। और ये सिर्फ थल सेना के बाद, इस सरकार ने थल सेना, वायु सेना और जल सेना, तीनों सेनाओं में इस स्कीम को लेकर के आते हैं। जहां पे वो 20,000 रुपए की मंथली देने की बात कर रहे थे, वहां 30,000 रुपए मासिक देने की बात करनी पड़ी। ये थल सेना प्रमुख ने अपनी किताब में लिखना पड़ा है। तो इस देश के साथ कितना अन्याय हो रहा है ये सबके सामने। एक छवि चमकाने से, 24 घंटे दिखाने से देश में न्याय नहीं हो जाता है। जो वास्तविकता है उससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। ठीक है, वैलिड बात है। बहुत सारे जो आपने बातें की उसमें बहुत सारी वाकई वैलिड बात, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है शुभेंदु जी, देखिए बिल्कुल आऊंगा, तनुज जी आपके पास आऊंगा। शुभेंदु जी देखिए, बहुत सारी जो बातें कार्तिक सिंह जी ने कही, मुझे लगता है विपक्ष का काम है सरकार की कमियों को, सरकार की गलतियों को, सरकार की नाकामियों को सामने लेकर आना, उसको उठाना। और अगर इस यात्रा के जरिए चीजें उठेंगी, क्योंकि कुछ ही महीने बाद चुनाव है, उसका ज्यादा असर होगा। क्योंकि जब यात्रा इस तरह की चलती है तो मीडिया की नजर उस पर हमेशा रहती है, लगातार उस पर मीडिया ये देखती रहती, ढूंढती रहती उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। और यात्रा इसलिए निकाली भी जा रही है कि ताकि जो सरकार को घेरा जाए, सरकार की जो कमियां है, सरकार की जो नाकामी है, उसको घेरा जाए। बस यहां पर एक कोशिश की जा रही है उसको पुरजोर तरीके से घेरा जाए। शुभेंदु जी, जब वो मुद्दे अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उठाए जाते हैं, अगर वो यात्रा के माध्यम से उठाएंगे, जब लाखों लोग, हजारों लोग उस यात्रा में चढ़ेंगे, तो उसका ज्यादा असर होता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आप लोग के नेता कह रहे हैं ये मनोरंजन यात्रा है, आपके नेता कह रहे हैं राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं, जहां जहां उनका पैर पड़ता है बंटाधार हो जाता है, मध्य प्रदेश के कई नेताओं ने ऐसा कहा है। इस तरह से अगर आप हल्के में इस यात्रा को लेंगे तो कहीं आपको इसका नुकसान ना हो जाए। दोनों चीजों का जवाब देता हूं। कार्तिकेय जी ने कहा कि बहुत सारा कर्जा हो गया है। कार्तिकेय जी, जब आप अपना घर बनाओगे या कोई फैक्ट्री बना रहे होगे तो शुरुआती समय पर कर्जा होता है, पर उसी से लाखों लाख, मतलब आज सालों साल आप उससे प्रॉफिट लेते हो। जब आप 3 किलोमीटर रोड पर डे बनाते थे और आज 90 किलोमीटर पर डे रोड बनती है, तो ऑब्वियसली है कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे और उसका पैसा आगे आने वाले सालों में आएगा। दूसरा चीज, आपने कहा कि कर्जा बढ़ गया। जब भाई पूरे 70 सालों में आप 70 एयरपोर्ट बनाओगे और हम 7 सालों में, 8 सालों में और 9 सालों में 70 और ऐड कर देंगे, 80 और ऐड कर देंगे, तो कम समय पर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होता है, जिस तरीके से रोडें बनी, मैं बिल्कुल भारत के बिल्कुल बांग्लादेश बॉर्डर तक पहुंचा, वहां पर भी 120 मीटर की
रोड बनी हुई थी तो मेरे को महसूस हुआ कि मैं भारत के किस जगह पे चल रहा हूँ। इस तरीके के हाईवे, इस तरीके के एक्सप्रेसवे जब बनते हैं तो एक बार आपको कर्जा ज्यादा दिखता है, पर जैसे जैसे उस पर लोग चलेंगे, जो भारत के लोग बढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, यंग लोगों को जॉब मिलेगी। मेरे को लगता है कि जो आपने 70 साल में गलती करी, वो गलती अब हम आगे नहीं कर रहे हैं, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं। दूसरा चीज आप जरूर जवाब दीजिएगा कार्तिकेय जी, जहां तक भागीरथ जी आपका कहना है कि यात्राओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर बड़ा सेंसिटिव है, उनकी यात्राओं के ऊपर भी क्या चल रहा है नहीं, लेकिन आपके नेता जिस तरह से बयान दे रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि आप लोग इस यात्रा को सीरियस ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मजाक बनाने की कोशिश की जा रहे हैं। तो कभी कभी ये मजाक के उल्टा नहीं पड़ जाता है, क्योंकि जो जनता है, अगर आप सोचिए कि आप लगातार इस चीजों को मजाक बना रहे हैं, व्यक्तिगत मजाक भी बनाए जाते हैं और इसका असर कहीं उल्टा ना हो जाए। जिन लोगों ने इसका मजाक बनाया, मैं उनकी ओर से आपके चैनल के ऊपर सॉरी बोलता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। किसी को भी किसी का मजाक बनाने का अधिकार नहीं है, उनकी अपनी पॉलिसीज हैं, वो जिस तरीके से विपक्ष जिस तरीके से चलना चाहे चले, उनकी अपनी चाल है, अपना विचारधारा उसके हिसाब से मूवमेंट करता है। हमको क्यों किसी पर विचार बनाए, उनके ऊपर अलग अलग टंट करें। कई बार राजनीति में ज्यादा करते करते या ओवर कॉन्फिडेंस में हम लोग कुछ छोटा बोल जाते हैं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप जिस तरह से नेता बहुत कम होते हैं जो अपनी गलतियों को कम से कम स्वीकार करते, अपनी छोड़िए, दूसरे नेताओं की अगर कोई गलती होती है उसको बहुत स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है, राजनीति में होना भी चाहिए, क्योंकि राजनीति है, यहाँ पर मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद हो सकते हैं। दूसरी चीज भाई, मैं ऐसा कहता रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि 70 सालों में कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, अच्छा काम किया। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा, पार्लियामेंट के जो प्रधानमंत्री रहे उन्होंने अच्छे काम किए। आज हम यहाँ बैठ के खाली उनको गाली देते रहे, वो नहीं चलेगा। हर समय पर बस खाली यही है जो मैं कहना चाहता हूं कि कम समय पे ज्यादा काम कैसे किया जाए, परफॉर्मेंस देखी जाए। तो हमको लगता है कि हमको और काम करना चाहिए था और हम उसी बेसिस पे काम कर रहे हैं। यात्राओं की बात चले तो भाई 22 तारीख तक तो हमारी सभी यात्राएं राम के दरबार पे लेके जाती हैं। हम पूरे भारत में दोबारा दिवाली मना रहे हैं। 22 तारीख को जिस दिन अयोध्या में रामलला रखे जाएंगे, पूरे भारत में एक बार फिर से दिवाली मनाई जाएगी। 500 साल का जो हमारा संघर्ष रहा है, जिसमें राहुल गांधी की पार्टी कहती रही कि राम तो थे ही नहीं, ये सब एक कहानी है, मिथ्या है। आज उसी को साकार रूप में पूरा भारत ने एक बड़े स्वप्न के साथ उसको पूरा ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जहां पर विपक्षी पार्टी अपने इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी यहां पर भारत न्याय यात्रा को लेकर चल रही है, और बीजेपी यहां पर अपने विकास के कार्यों को लेकर, अपने विकास के कामों को लेकर, और यहां पर राम जी के साथ जरूर चलेगी। और मुझे लगता है एजेंडा शायद यहां पर बहुत क्लियर हो चुका है किस तरह से बीजेपी आगे बढ़ी। तरुण दीक्षित जी, मुझे लगता है कि बीजेपी के नेताओं को ज्यादा कोई संशय नहीं है किस तरह से उनको 2024 में आगे बढ़ना है। यहां पर भले अभी इंडिया अलायंस का भी जो एक एजेंडा तय होगा, सीटें तय होंगी, तमाम कश्मकश यहां पर जरूर होगा, लेकिन बीजेपी के नेताओं को क्लियर है। जिस तरह से मैं कह रहा हूं, शुभेंदु जी ने बहुत अच्छे से कहा कि हमने कभी कांग्रेस की जो पुरानी सरकारों को पूरी तरह से नकारा भी नहीं और एक्सेप्ट भी किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी काम की तारीफ करते रहे, लेकिन कम समय में ज्यादा काम कैसे किया जा सकता है ये हमको पता है और ये हम करते हैं। तो बीजेपी के नेताओं का एजेंडा यहां पर क्लियर है, कैसे इस यात्रा को डिफेंड करना है। लेकिन क्या कांग्रेस वाकई इस यात्रा के साथ उन चीजों को क्लियर होते हुए आगे बढ़ेगी? क्योंकि बहुत कश्मकश इंडिया अलायंस भी है, कांग्रेस में जो यहां पर एक विश्वास की जो बात होती है, क्योंकि गारंटी की पहले बात हो रही थी, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में कम से कम ये तो क्लियर हो गया है, और कुछ राज्यों में, कि यहां पर जब गारंटी की बात होती है तो बीजेपी गारंटी पर लोग ज्यादा यकीन करते हैं। जी, मैं साहू जी सबसे पहले आपको बताता हूं, मैं दोनों पार्टियों को जिस तरीके से आकलन करते चल रहा हूं, कांग्रेस अपने एजेंडेस को लेकर अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। पहले भारत जोड़ो यात्रा निकली, पर वो किस चीज को जोड़ो, क्यों जोड़ो, उसका कोई औचित्य मेरे को समझ में नहीं आया। अभी भारत न्याय यात्रा निकालने जा रही है, अब किस चीज का न्याय चाह रही है? अब यहाँ पर कार्तिकेय जी जो जिस तरीके से सवाल उन्होंने कहा कि जिस तरह से तकरीबन 150 सांसदों को संसद से बाहर निकाल दिया, निलंबन कर दिया, तो न्याय तो हम मांगेंगे ना भाई। वो आंकड़े करे, वो 150 सांसद नहीं है जिन्हें बाहर निकाला है, वो पूरे 150 नहीं है। दूसरी चीज ये है कि प्रधानमंत्री जी ने कमजोरी नहीं, अपनी ताकत दिखाई है कि विपक्ष के इतने सारे नेता होने के बाद में भी आज उनकी गलतियों की वजह से उनको संसद से बाहर किया गया। तो इसे किसी प्रधानमंत्री की कमजोरी नहीं, ये भारत के इतिहास की प्रधानमंत्री की ताकत है कि उन्होंने इस तरीके का कोई ऐतिहासिक कदम उठाया, ताकि दोबारा भविष्य में कोई भी सांसद जो कि सम्माननीय पद पे होते हैं, वो कोई ऐसा कृत्य ना करे जिससे संसद की गरिमा भंग हो या कम हो।
और मैं इसके अतिरिक्त भी आपको ये चीजें बोलना चाहूंगा, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि भाई 200 कुछ करोड़ रुपए, अरब रुपए का जो कर्जा भारत पे लिया गया है, तो निश्चित रूप से विकास, देखिए कांग्रेस ने अपने शासन में जो कार्य करना थे करे, लेकिन जो कार्य और करे जा सकते थे, जो भारत के लिए, लोगों के लिए और करे जा सकते थे, आज खुद कार्तिकेय जी कांग्रेस के प्रवक्ता होने के बाद ये बोलते हैं कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है। क्या मैं पूछता हूँ वो राशन क्या कांग्रेस के शासन में दिया जा रहा था? नहीं। देखिए यही सब चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्होंने अपनी चीजों को, जो लोगों के प्रति अपनी संवेदनाओं को, अलग अलग विकास के कार्यों को, और जिस तरीके से विपक्ष को भी सब चीजों को अभी जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, लेकिन क्या क्लैरिटी में यहाँ पर कमी है कांग्रेस के अंदर? एक क्लैरिटी को लेकर, गठबंधन को लेकर, क्लैरिटी को लेकर किस उद्देश्य के साथ किस तरह से आगे बढ़ना है? क्योंकि मुझे लगता है 14 जनवरी से यात्रा शुरू होगी, उसके 2-3 महीने के बाद आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव होना शुरू हो जाएंगे लोकसभा के, और उसके पहले तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा रैलियां होनी चाहिए, लोकसभा के उसमें जो रैली होनी चाहिए, जनसंपर्क होना चाहिए, उस बीच में ये यात्रा, क्या क्लैरिटी को लेकर यहाँ पर कुछ समस्या आ रही है कुछ कांग्रेस के नेताओं को? क्या करना चाहिए, क्या नहीं? इंडिया अलायंस अभी तक अपने लीडर को डिसाइड नहीं कर पाए हैं। हर किसी के मन में प्रधानमंत्री बनने की चाह है, आपस में ही मतभेद इतने हैं कि अभी तक खुद अपना जो है, देखिए आप चिदम्बरम जी भी खुद बोले हैं कि इस बार विपक्ष जो है उस हिसाब से कार्य नहीं कर पा रहा है, और हवा जो है, रुख जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। खुद मतलब चिदम्बरम जी का ये बयान सभी के सामने है। तो हम कुछ जानते हैं कि कांग्रेस की आंतरिक कमजोरियां और साथ में इंडिया अलायंस की अगर हम बात करें तो इनकी आपसी मतभेद खुद, मतलब आप देखिए, मैं अखिलेश यादव जी का भी तो भारत न्याय यात्रा इस सब चीज को मैनेज कर पाएगी? देखिए मुझे लगता है साहू जी, ये यात्रा का सबसे पहले उद्देश्य बहुत क्लियर होना चाहिए। यात्रा में कुछ भी मैनेज होने के पहले सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये न्याय यात्रा किस चीज के न्याय को मांगती है, और अलायंस इसमें कितना सपोर्ट करता है ऐसी यात्राओं में। ठीक है, बड़ी बात है अलायंस कितना सपोर्ट करेगा। ठीक है, हालांकि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता तो कह रहे हैं क्लियर है हमें, हम ये यात्रा क्यों निकाल रहे हैं। अब जनता तक ये मैसेज कैसे जाएगा, कितना इस चीज से कन्विंस होंगी, वो बात की बात अलग है, लेकिन यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता भी क्लियर है, हम ये यात्रा क्यों निकाल रहे हैं। लेकिन कार्तिक सिंह जी, देखिए मैंने फिर कहा 14 जनवरी से आप लोग इस यात्रा को निकालेंगे, और कुछ ही महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, लोकसभा चुनाव भी शुरू हो जाएंगे, और इस बीच में जब दूसरी तरफ बीजेपी लगातार कहते हैं कि 24/7 हमेशा चुनाव के लिए तैयार होती है, जब वहां पर आपके नेताओं की आवश्यकता ज्यादा होगी कि राज्यों में जाकर, क्षेत्रों में जाकर वहां पर प्रचार प्रसार करें, वहां पर चुनावी सभाएं करें, लोगों को अपने साथ जोड़े, इस बीच में ये यात्रा निकाला, क्योंकि आपने कहा ये यात्रा चुनाव के लिए नहीं है। तो चुनाव के कुछ महीने पहले, अगर चुनाव से कुछ महीने पहले अगर आपके वरिष्ठ नेता किसी और यात्रा में निकल जाएंगे जिसका चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है, तो फिर कांग्रेस कैसे अपने आप को तैयार करेगी? इसलिए मैंने क्लैरिटी की कमी यहां पर, क्योंकि चुनाव के कुछ महीने पहले अगर मेरे एग्जाम होने वाले हैं, फिर मैं तो एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ाई करूंगा ना, मैं कहीं घूमने थोड़ी निकल जाऊंगा, या फिर किसी उद्देश्य के लिए मैं थोड़ी निकल जाऊंगा। जब लोकसभा चुनाव होने वाले हैं तो राजनीतिक पार्टी की जो नेता, उनका काम होता है कि हम चुनाव के लिए पूरी तरह से काम करें। उस बीच में फिर ये यात्रा कैसे? क्योंकि आप ही ने कहा ये यात्रा चुनाव के लिए बिल्कुल नहीं है। भागीरथ जी, आपकी बात की पुनः मैं एक बात पे आऊंगा, राजनीतिक विश्लेषक जी। और देखिए मैं इसमें एक लाइन और जोड़ देता हूं, बिल्कुल कार्तिक जी, एक लाइन और जोड़ देता हूं। 28 दिसंबर को भी आप लोग कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाने वाले, और उसमें यही है कि है तैयार हम। अब जब तैयारी की बात कर रहे हैं, फिर आपके वरिष्ठ नेता यात्रा में निकल जाएंगे, फिर कैसे तैयार रहेंगे आप लोग? भागीरथ जी, मैं आपकी बात का जवाब से पहले हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी कह रहे थे कि ये लोकतंत्र में पहली बार मैंने सुना है, मेरा बड़ा अच्छा हुआ ज्ञानवर्धक कर दिया है इन्होंने, कि लोकतंत्र में 147 सांसदों को संसद से निकाल देना, उनकी आवाज, जो जनता की आवाज होती है, 15 से 20 लाख नुमाइंदे होते हैं लोकसभा के, जिनको वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनको बाहर निकाल देना, ये ऐतिहासिक है और ये शक्ति को दिखाते हैं। तो पहली बार ये मुझे ज्ञान मिला है कि अगर आप 147 सांसदों को बाहर निकाल दीजिए विपक्ष के, उनके सवालों का जवाब ना दे पाए देश के प्रधानमंत्री, तो वो ऐतिहासिक होता है। वो सबसे बड़ी कमजोरी की निशानी होती है मेरे राजनीतिक विश्लेषक जी, कि एक मुद्दा, देश की सुरक्षा को, देश के संसद में 4 लोग घुस करके आए, किसकी गलती थी उस पर बात करने की जगह, नैतिकता दिखाने की जगह जो सवाल पूछ रहे हैं उनको ही बाहर कर दीजिए, ये कमजोरी की निशानी होती है, कमजोर प्रधानमंत्री की निशानी होती है। दूसरी बात, एक और चीज मुझे पता चली इसी डिबेट के माध्यम से भागीरथ जी, कि कर्जा लेकर के विकास दिखाना ये बहुत बड़ा विकास होता है। मतलब 55 लाख करोड़, देखिए मुझे लगता है ये हर सरकार करती है। आप लोग की सरकार थी, आप लोग भी कर्जा लेते थे, जहां जहां आप लोग की विधानसभा में सरकार रही, राज्यों में रही, वहां पर भी कर्जा रहते थे। तो मुझे लगता है कि अलग मैटर है, ठीक है, मुझे लगता है सब बोलते जरूर है, लेकिन हर सरकार कर्जा जरूर लेती है विकास के लिए। मैं आंकड़ों का आधार पर
पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी से नहीं हूं, मैं कोई राजनीतिक विश्लेषक ऐसा नहीं आया हूं, मैं अपनी बात रख रहा हूं। 55 लाख करोड़ में आज आप IIM IIT की संख्या उस समय गिन लीजिए जब देश आजाद हो, तो उसके बाद से कितने बने थे और अभी कितने बने थे। देश ने 62, 65, 71 का युद्ध लड़ लिया था, कितनी अलगाववाद की स्थितियां थी, पेट्रोल डीजल हमको मिलने वाले सामानों पे कर कितना कम था उस समय से आप तुलना करें। अब हम वर्तमान समय में आ जाते हैं, 100 रुपए में पेट्रोल डीजल हमारे ये जो राजनीतिक विश्लेषक जी ये भी भरवा रहे होंगे, शुभेंदु जी भी भरवा रहे होंगे। दूध दही के ऊपर GST लगाने वाली ये पहली सरकार, उससे कितना कलेक्शन हो रहा है उस पर बात नहीं करते हैं। हम यात्राओं पे जाते हैं, चाहे आप हवाई जहाज से जाइए, चाहे ट्रेन से जाइए, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाइए, उसका कितना रुपए बढ़ चुका है उस पर बात करने की बात है। सब कुछ करने की जगह मतलब आम आदमी की जेब पूरी खाली करने के बावजूद ये भारतीय जनता पार्टी देश पे 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लगाती है। ये ठीक है, भारतीय मुझे जनता लगता है कि ये पार्टी अक्सर बात होती रहती है, लेकिन जो मेरा सवाल था आपसे कि लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही राहुल गांधी जो आपके वरिष्ठ नेता, जब जहां पर चुनाव के लिए उनकी ज्यादा आवश्यकता होगी वो यात्रा में निकल जाएंगे, तो फिर चुनाव में फिर कैसे वो तैयारी हो पाए? क्योंकि आप लोग 28 दिसंबर को जो स्थापना दिवस कर रहे हैं उसके यही थीम है तैयार हम, कैसे तैयार रहेंगे आप लोग? जो बातें बोली गई तो उस बात के मैं जवाब दे रहा हूँ। ठीक मैं है। तो बचपन से मैं यही मैं भी आपको बता नहीं ठीक है, आगे आपके, मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं प्रमुख सवाल पर आ रहा हूं। मैं 65 पहले डॉलर का रेट और आज के डॉलर के रेट्स में ही फर्क नहीं है। ठीक है, अभी हम इसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे, अभी पूरा फोकस हमारे भारत न्याय यात्रा पर। ठीक है ठीक है, बढ़ाने का नहीं ठीक है तनु जी, पूरा फोकस अभी भारत न्याय यात्रा पर। मेरे पास समय कम है, इसलिए जो प्रमुख सवाल है वो ले रहा हूं मैं। ठीक है कार्तिक जी, सवाल जो मैंने आपसे पूछा उसका जवाब। मैं भारत न्याय यात्रा पे आ रहा हूँ कि भारत न्याय यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी। वो मणिपुर में सबसे बड़े जहां सबसे ज्यादा जिस छोटे राज्य को भारतीय जनता पार्टी मैं मान लिया, मैं मान लिया इस यात्रा की जरूरत क्यों पड़ रही। मैं तो बस ये कह रहा हूं, चुनाव से पहले राहुल गांधी जी इतने बड़े नेता है, अगर वो यात्रा में निकल जाएंगे तो कांग्रेस तैयार कैसे होगी? मैं बस ये कह रहा हूं लोकसभा चुनाव के लिए, ये अहम सवाल है मेरा, क्योंकि आपने खुद कहा है ये चुनावी यात्रा नहीं है। कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता तैयार है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ना कि एक आदमी को राजा बनाकर सिर्फ वही लड़ता है। तो आपके वरिष्ठ नेता भाई अगर सेनापति नहीं होगा, राजा नहीं होगा, तो बाकी फिर प्रजा कैसे करेगी? सेनापति के जो सैनिक है वो कैसे जंग में जाएंगे? मैं वो ही कह रहा हूं, इसलिए बड़ा अहम सवाल है ये। अरे जैसे मैं सैनिक हूं कांग्रेस पार्टी का, मैं यहाँ प्रवक्ता के रूप में यहाँ पे अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, वैसे कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने गली मोहल्लों में सड़कों से लेकर संघर्ष करता है। हमारे जो विधायक होते हैं विधानसभा के अंदर लोगों की आवाज रखते हैं, जो सांसद होते हैं वो अपनी जगह आवाज रखते हैं। हमारा जो नेता है राहुल गांधी जी, जिनसे हम सबको सीख मिलती है लड़ने की, ना झुकने की, ना डरने की, वो अपनी यात्रा लगा करके लोगों की मांग कर रहे हैं। मैंने यही कहा, यही एक मूलभूत अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ चुनावी मूड में रहती है। जो वादे करे कितने पूरे हो ना हो उससे मतलब नहीं है, उससे कोई सरोकार नहीं है, अपनी जेब भरनी चाहिए। मैं आप ही के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी को 10,000 करोड़ रुपए मिले हैं फंड के रूप में, 10,000 करोड़ रुपए। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से, किसी कार्यकर्ता से पूछ लीजिए कि राम मंदिर के बारे में बात करने वाले, उस पर निर्माण के बारे में अपनी रोटियां सेकने वाले लोगों ने राम मंदिर के निर्माण में कितना रुपया, कितना चंदा अपनी पार्टी के फंड से दिया, तो ये चुप हो जाएंगे। आप इनसे पूछिएगा। ये सारे, ठीक है कार्तिक, ये सारे मुद्दे भारत न्याय यात्रा में उठाए जाएंगे? बिल्कुल उठाए जाएंगे। बिल्कुल, तो फिर मैं वही कह रहा हूं, अगर ये सारे मुद्दे भारत न्याय यात्रा में उठाए जाएंगे तो ये राजनीतिक यात्रा हुई ना, ये राजनीतिक यात्रा हुई ना। अगर आप इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं, तो फिर राजनीतिक न्याय यात्रा हुई नहीं है। कोई भी सवाल पूछने को अगर आप लेकर के आते हैं, कल कोई एक आम आदमी जो अपने रोजगार की बात करता था, क्या आप उसको भी राजनीति से जोड़ देंगे? या महिला को अपनी सुरक्षा की बात करती कल, क्या आप उसको भी राजनीति से जोड़ देंगे? ऐसा जोड़ना तो प्रत्येक चीज राजनीति है फिर तो देश में। नहीं, अगर कोई राजनेता करे तो फिर तो राजनीति से जोड़ेंगे ना, मैं वो कह रहा हूं। अगर कोई राजनेता कर रहा है तब तो राजनीति से चीजें जुड़ेंगी ना, बस मैं वही कह रहा हूं। आम व्यक्ति जो आप जिसकी बात करें वो राजनेता थोड़ी है, वो तो आम व्यक्ति है ना, आप उसको राजनीति से कैसे जोड़ लेंगे आप? ठीक है चलिए, हालांकि जिस तरह से मैं आपसे कह रहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा अहम हो जाता है कि वरिष्ठ नेता का पूरा फोकस यहां पर लोकसभा चुनाव में हो, लेकिन आपने कहा एक गैर राजनीतिक यात्रा निकाल रहे हैं। ठीक है शुभेंदु जी, एक गैर राजनीतिक यात्रा निकल रही है, लेकिन आप लोग के जो नेता वो तो 24/7 तैयार रहते हैं चुनाव के लिए, इसलिए आपको लगता है कि ठीक है गैर राजनीतिक यात्रा, आप लोग को भी ये लगता है एक गैर राजनीतिक यात्रा निकल रही है। राहुल गांधी चुनाव के बदले, जहां पर चुनाव के पहले जहां होने चाहिए उसके बदले यात्रा में जा रहे हैं, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। इंडिया ना गठबंधन से टेंशन है, ना राहुल गांधी की यात्रा से टेंशन है। देखिए, हमको वैसे भी कोई टेंशन कभी भी नहीं होता। हम हारना जीतना तो एक राजनीति का एक खेल है, कभी हारेंगे भी कभी जीतेंगे भी। परंतु
शुभेंदु जी, मेरे को लेकिन मैं ऐसा आपको एक बात बोलना चाहूंगा आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुझे लगता है आपके जो वरिष्ठ नेता है वो शायद इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्योंकि आपके गृह मंत्री खुद कह चुके हैं भैया हम 1-2 सालों के लिए नहीं है, हम तो 50 सालों का सोच कर आए हैं। वो तो ये सोच के बैठे भैया हम कुछ सालों में जाने वाले नहीं है, लेकिन आप कहते हैं राजनीति में हार जीत चलती रहती है। आपके बड़े नेता तो कहते हैं भैया हम जीतने ही आए और कई सालों तक हम राज करेंगे। हिमाचल में हम हार गए तो क्या हम बैठ गए? नहीं, मैं सोच की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हारना जीतना अच्छी बात, लेकिन सोच की बात कर रहा हूँ कि आपके नेता कभी इस तरह की बात नहीं करते, इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज आपसे बात करने में। कि बड़ा सीजन तरीके से बात करता हूँ। कार्तिकेय जी की खाली एक बात का मैं जवाब देना चाहता हूँ कि हमको क्या लगता है कि जो ये यात्राएं आपने पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली और अब दोबारा ये न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, मेरे को लगता है राहुल गांधी जी को दोबारा कई बार लॉन्चर पे लगाने के बाद वो लॉन्च ही नहीं हो पाते हैं, इसलिए बार बार कोशिश हो रही है। पिछली बार भी वो लॉन्च नहीं हो पाया, दोबारा भी लाया, कई बार लाया गया, अलग अलग तरीके से लाया गया, कभी दाढ़ी बढ़ा दी गई, कभी इंग्लिश बुलवा दिया गया। ये दिक्कत है। इसलिए इस चुनाव से पहले राहुल गांधी जी को इस तरीके से तिबारा या मेरे को लगता है इन 8 सालों में 100वीं बार रिलॉन्च करने का प्रयास किया जा रहा है कि शायद यदि सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी जी भी हो सकते हैं। ये विचार है। ठीक है, लेकिन आप मानते हैं गैर राजनीतिक यात्रा नहीं है, पूरा फोकस राजनीति है, पूरा फोकस लोकसभा चुनाव है। इनको यात्रा कार्तिकेय जी को एक दिन एक यात्रा निकालनी चाहिए दिल्ली से लेके या भोपाल से लेके जहां पे भी ये रहते हैं, और जहां 350 करोड़ रुपए रखे थे वहां तक, कि वहां तक पहुंचने में 350 करोड़ रुपए को कैसे रखा जाता है कांग्रेस के एक सांसद के पास, उसकी भी जानकारी इस यात्रा के माध्यम से, क्योंकि न्याय तो वहां पे भी है। न्याय तो चाहिए कि 350 करोड़ वाला। ठीक है, माफी चाहूंगा, समय मेरे पास बहुत कम है, बस एक लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा। तनुज जी, ये जो यात्रा है जिस तरह से कांग्रेस के लिए गैर राजनीतिक यात्रा है, लेकिन आपका इसमें क्या कहना है? क्योंकि कुछ चुनाव से पहले अगर कोई यात्रा निकल रही है तो उसको चुनाव से तो लोग जोड़ेंगे ना। संक्षेप में सर, मैं साहू जी कि जिस तरीके से आप ये समझिए, कोई भी नेता हो पार्टी का, चाहे वो वरिष्ठ नेता हो या सर्वोच्च नेता हो, अगर मान लीजिए कोई भी यात्रा जो कि पूरे अनाउंसमेंट के साथ पार्टी के बैनर के अंदर अगर निकाल रहे हैं तो निश्चित रूप से वो एक राजनीतिक यात्रा ही है। और जबकि आप आज भारतीय जनता पार्टी के कोई भी वरिष्ठ नेता की, मैं सिर्फ मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूं, अगर कोई भी वरिष्ठ नेता इस तरह की यात्रा निकालेंगे तो आप उसे एक राजनीतिक यात्रा का ही दर्जा देंगे, चाहे उसका कोई भी नाम, कोई भी टाइटल रखा जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे हिसाब से निश्चित रूप से 100% ये एक चलिए आप राजनीतिक देखेंगे यात्रा ये यात्रा कितना असर करती है लोगों में, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल समय भी हमारा समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, कार्तिक जी और तनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 14 जनवरी से यात्रा शुरू होगी, मणिपुर से लेकर मुंबई तक जाएगी। देखना होगा इस यात्रा का असर कितना होगा। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि गैर राजनीतिक यात्रा है, लेकिन अगर चुनाव से पहले कुछ यात्रा निकाली जा रही तो इसको बिल्कुल राजनीति से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि राजनेता जो भी काम करते हैं राजनीति के लिए करते हैं, और अच्छी बात है, करना भी चाहिए। पार्टी बनी राजनीतिक पार्टी है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ती है और फिर सरकार बनती है, और जनता चुनती भी राजनीतिक पार्टी को सरकार बनाने के लिए। लेकिन देखना होगा इस यात्रा से कितना असर होता है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।